गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से यह विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जल्द से जल्द होने वाली हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभकर होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। और आपका एक लाइक और फॉलो करना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होती है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आज 28 फरवरी से इजराइल, इराक और सब मिलकर के युद्ध चल रहा है। ऐसी स्थिति बन गई है कि विश्व युद्ध की स्थिति के कगार पे आ रहा है। लेकिन इराक ने कहा कि हम युद्ध तभी शांत करेंगे जब हमारी भरपाई को अमेरिका या इजराइल देगा। तो नुकसान तो दोनों तरफ से हुआ है, कौन किसकी भरपाई देगा उस समय बताएगा। 9 अप्रैल तक के चुनाव की युद्ध की स्थिति घोषित है। आज जापान भी आया है। तो इस तरह से ऐसी परिस्थितियां बन रही है तो मानो पड़ रहा कि फिर तीसरा विश्व युद्ध आपके सर पर मंडरा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जैसे आज देख रहे हैं तमाम जगह डीजल पेट्रोल की किल्लतें हो रही, गैस की किल्लतें हो रही, क्योंकि जो होर्मुज़ के रास्ते से आता था डीजल पेट्रोल और गैस, वहाँ इराक ने अपना सब बारूदी सुरंग बिछा दिया और अपने सैनिकों को वहाँ लगा दिया है। तो भारत भी अपने चारों तरफ से चौकिन्ना है। तो इस संकट की घड़ी में पूरे देश को एक साथ रहना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। यदि जैसे कोरोना काल के समय आया तो यहाँ बड़ी शालीनता के साथ लोगों ने अपना बिता लिया, उसी तरह से फिर भी स्थिति आपके ऊपर आने जा रही है। तो मैं फिर आपके सामने अपना आज का सुविचार लेकर आया हूँ। इसके बाद हमारा आज का टॉपिक है गवर्नर जनरल नीतियां एवं गतिविधियों का शेष एवं गवर्नर जनरल के कार्यकाल। तो पहला आज का सुविचार है, जुदाई से ये दिल फटा जा रहा है, जुदाई से ये दिल फटा जा रहा है, बता माहे रमजा तू क्यों जा रहा है, बता माहे रमजा तू क्यों जा रहा है। रमजान के ऊपर है। अजब दर्द दिल में जगा जा रहा है, अजब दर्द दिल में जगा जा रहा है, बता माहे रमजा तू क्यों जा रहा है, बता माहे रमजा तू क्यों जा रहा है। खुशी है कि अब बाब ए जन्नत खुला है, खुशी है कि अब ये बाब जन्नत खुला है, जिधर देखो नेकी का एक सिलसिला है। मजा सहर ओ अब इफ्तार में आ रहा है, बता माहे रमजा तू कहाँ जा रहा है। खुदा के ये बंदे इबादत के गाजी, खुदा के बंदे इबादत के गाजी, बने माहे ए रमोजा में सारे नमाजी। खुदा नूर ही नूर बरसा रहा है, बता माहे ए रमजा तू क्यों जा रहा है। दूसरा है, जमी मैली नहीं होती, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से जो जज्बा है, सुन लोगों ए जिस मन में समाए वो मन मैला नहीं होता। अर्थात जिसमें ईश्वर अल्लाह भगवान की मन में आस्था रहती है वो कभी उसका मन मैला नहीं होता है। तीसरा है, डगर है मुश्किल सफर कठिन है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है, डगर है मुश्किल सफर कठिन है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है, डगर है मुश्किल सफर कठिन है, लेकिन मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा वही रोएगा, जो जागेगा वही पाएगा, डगर है मुश्किल सफर कठिन है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। अंतिम है, हमारे देश में ज्यादातर लोगों का खून
सिर्फ धर्म के नाम पर खौलता है। हमारे देश में ज्यादातर लोगों का खून सिर्फ धर्म के नाम पर खौलता है। गरीबी, महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा पर कभी नहीं खौलता है। आज का हमारा विचार बाई जेपी वर्मा। तो इस तरह से हमारा सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गवर्नर जनरल नीतियां, विविध एवं विविध गतिविधियों का शेष एवं गवर्नर जनरल के कार्यकाल। तो गवर्नर जनरल एवं कार्यकाल, पहला वारन हेस्टिंग, इनका 1774 से 1785 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। दूसरा सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786 ईस्वी तक। तीसरा कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 1793 ईस्वी। चौथा सर जॉन शोर 1793 1798। पांचवा सर ए क्लार्क 1798 में केवल। फिर छठवां है रिचर्ड बेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक। कॉर्नवालिस द्वितीय शासन 1805 में। आठवां है सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 तक। नौवां अर्ल ऑफ मिंटो 1807 से 1813 तक। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक। तो लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ब्रिटिश राज्य की सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई। क्या हुई? ब्रिटिश राज्य की सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई। यहां तक कि नेपाल भी अब ब्रिटिश के प्रभाव में आ गया। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में गोरखा युद्ध के बाद सगौली की संधि नेपाल पर भी ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हो गया। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, फूट डालो राज करो, और दूसरा गोद हड़प नीति थी इसकी। जिन राजाओं के पास अपने निजी संतान नहीं होता था उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था। किसी दत्तक पुत्र को वह साम्राज्य पर उत्तराधिकारी नहीं बनने देना चाहता था। तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1840 से 1856 एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य की पराकाष्ठा है, वहीं दूसरी तरफ डाक, रेलवे एवं उच्च शिक्षा के प्रारंभ के साथ नए युग का प्रारंभ भी हुआ। उसकी प्रसिद्ध नीति थी व्यगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ। इसी के काल में अवध का विलय 1856 कुशासन का आरोप लगाकर अपने राज्य में विलय कर लिया। लॉर्ड डलहौजी के काल 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा उच्च शिक्षा की रूपरेखा बनी। अब इस तरह से है घटनाओं का सिलसिला क्रिया प्रक्रिया के माध्यम से जारी रहा, तथा इसी के साथ ब्रिटिश शासन द्वारा अनेक प्रकार के नीतिगत परिवर्तन भी किए जाते रहे। शासन प्रशासन, न्याय, कानून व्यवस्था, भू राजस्व प्रणाली, शिक्षा के क्षेत्र में भी इन शासकों द्वारा प्रयोग एवं परिवर्तन किए गए। सामाजिक शैक्षणिक नीतियां प्रारंभ में वारन हेस्टिंग ने भारत में भारतीय समाज एवं शिक्षा के प्राचीन स्वरूप के प्रति सहयोग की नीति अपनाई। कौन अपनाया था? वारन हेस्टिंग ने। वारन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया, तथा 1791 ईस्वी में बनारस में जोनाथन डंकन की मदद से एक संस्कृत कॉलेज को खोला गया, और 1813 ईस्वी के एक्ट में शिक्षा पर 1 लाख व्यय का प्रावधान किया। प्रश्न यह था कि यह
वह अंग्रेजी शिक्षा पर हो या भारतीय शिक्षा पर हो। बेंटिंग के अनुसार, बेंटिंग के काल में मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में निर्णय हुआ तथा आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1835 में पड़ गई। मैकाले की शिक्षा नीति आज तक हमें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन 2025 में नई शिक्षा नीति आई है। बेंटिंग के काल में 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बना। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कट्टरपंथी सामाजिक वर्ग की भागीदारी को देखते हुए बाद में सामाजिक क्षेत्रों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। जब यहाँ छुआछूत का चरम सीमा पर भेद पहुंच गया तो अंग्रेजों ने खुल करके उसका विरोध किया और कुछ समाज सुधारक भी उसके साथ आए। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश सरकार। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश सरकार। समय के साथ ब्रिटिश सरकार की रुचि भारतीय मामले में बढ़ी। समय के साथ ब्रिटिश सरकार की रुचि भारतीय मामले में बढ़ी। ब्रिटेन में बढ़ते औद्योगिकरण के कारण अब विशाल उपनिवेश कच्चे माल के स्रोत हेतु आवश्यकता बन गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ब्रिटिश संसद ने सर्वप्रथम कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके पश्चात विभिन्न अधिनियमों द्वारा कंपनी पर नियंत्रण जारी रहा। 1813 के एक्ट में कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त करके इसे केवल प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1857 के विद्रोह के पश्चात कंपनी का प्रशासनिक अधिकार भी समाप्त कर दिया गया तथा प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ। बांडीवास के युद्ध में 1760 में ब्रिटिश सेनापति सर आयरकूट ने फ्रांसीसियों को हराया। डुप्ले पहला फ्रांसीसी गवर्नर बना जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि की। भारत में यूरोपीय कंपनियों का क्रम है। पुर्तगाली आए पहले, तब इसके बाद डच आए, तब अंग्रेज, तब डेन और इसके बाद फ्रांसीसी। तो इस तरह का दौर हमारे देश में चलता रहा और तब जाकर के हम स्वतंत्रता की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि जो स्थिति आपके देश विदेश की बन रही है उसमें हम सभी को बड़ा संयम से साथ रहना होगा। और आपसे एक गुजारिश है कि जब तक आप ज्योग्राफी इतिहास नहीं जानेंगे तब तक आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाएंगे। जो पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से हैं, जितनी भी उच्च श्रेणी की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आपको इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर से संबंधित आपको जानकारियां हासिल करने पड़े। जैसे इस समय जो युद्ध चल रहा, कब से चल रहा, आज चौथा दिन है और कौन कौन मारा गया इसमें, जैसा कि आज उसका नेवी का सुप्रीम लीडर ईरान का भी मार डाला गया। तो इस तरह से आप हर जानकारियों को आप लेते रहें और इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी श्रोताओं को अपने तरफ से उज्जवल भविष्य की कामना करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।